साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसेंसिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शब्द शक्ति, और शब्द शक्ति प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। शब्द शक्ति कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। तो अगर हम कहें कि शब्द शक्ति है क्या, तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का अर्थबोध यानी शब्द की जिस शक्ति से उसके अर्थ की का बोध हो, अर्थ की जानकारी हो, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। और एक साधारण तरह से लिख सकते हैं कि शब्द और अर्थ के संबंध को हम शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है उसे हम शब्द शक्ति कह सकते हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं: वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? 3 शब्द। और इनका अर्थ क्या है? वाचक का मतलब वाच्यार्थ ना, लक्षक बने लक्ष्यार्थ, और व्यंजक का अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। ठीक है। अब इसी आधार पे 3 शक्तियां भी हुई: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 शक्ति हुई: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। एक विद्वान है हिंदी के कुमारिल भट्ट, उन्होंने तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति भी माना है, जो कि परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्थान दे दिया कि कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति भी मानी है। तो आइए हम देखते हैं कि शब्द शक्तियाँ जो 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इसमें अभिधा शब्द शक्ति क्या है? तो अभिधा शब्द शक्ति क्या है? शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को उसका जो लोक प्रचलित अर्थ तत्क्षण मतलब तत्काल ज्ञात होता है, उसे हम अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। यानी कोई शब्द आप सुनते हैं, जैसे ही आप शब्द सुनते हैं तो जो उसका लोक प्रचलित अर्थ होता है, जो अर्थ सभी जानते हैं, उस अर्थ का तत्काल भान आपके दिमाग में होता है। अर्थात कह सकते हैं तत्काल आपके दिमाग में वो अर्थ आपको आता है, तो उसे हम अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। और यही अभिधेयार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। तो अभिधा समझ में आ गया आपको कि कोई शब्द हम सुनते हैं या हम पढ़ते हैं तो तत्काल उसका जो लोक प्रचलित अर्थ होता है वो हमारे दिमाग में आ जाता है, उसे ही हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और अभिधा के द्वारा ज्ञात अर्थ कोशगत अर्थ होता है। कोशगत अर्थ का मतलब क्या हुआ कि वो जो पहले से डिफाइंड है, पहले से ही निश्चित है ना, और पहले से ही आपको डिक्शनरी में मिल जाता है, वो शब्द आपको ज्ञात होता है। ठीक है। अब अभिधा शब्द में कौन कौन से शब्द ज्ञात होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। 3 प्रकार के कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इन तीनों शब्दों के बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है। शब्द और उसके विशेषताएं, शब्द और उसके प्रकार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। अच्छा, अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमें फल खाने चाहिए, हमें फल खाने चाहिए का मतलब क्या है कि हमें जो है फल खाने चाहिए में जो भी शब्द हैं, इसमें सबका एक सामान्य अर्थ है जो लोक प्रचलित है। तो फल का मतलब यहाँ फल से ही है और किसी चीज़ से नहीं है। इसी तरह से चोर ने कहा अब तो रात की रानी महकने लगी है, तो चोर ने कहा रात की रानी महकने लगी का मतलब रात की रानी का जो फूल होता है वो महकने लगा है, तो उसका सामान्य अर्थ है, कुछ भी जो है परिवर्तित नहीं हो रहा है। दिवाकर, दिवाकर माने आप जानते हैं सूर्य, जलज, जलज माने होता है कमल, गणनायक यानी गणेश जी, चतुर्भुज यानी विष्णु जी। यानी कहने का मतलब ये सारे जितने भी शब्द हैं, इन सबका एक लोक प्रचलित अर्थ है, वो ऐसा अर्थ है जो कि आप या कोई और सब जानते हैं। इस तरह का जब अर्थ ज्ञात हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आइए लक्षणा शब्द शक्ति समझते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? जब मुख्यार्थ में बाधा हो, यानी जो लोक प्रचलित अर्थ हो उसमें क्या हो, उसको वहाँ पे अप्लाई करने में बाधा हो, तो वहाँ पे क्या होता है? कोई एक अन्य अर्थ रूढ़ अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई शब्द बोला गया, उसमें जो लोक प्रचलित अर्थ है उसको ग्रहण करने में क्या होता है, हम क्या कहेंगे कि उसे
मतलब ग्रहण करने में बाधा हो, मतलब वो अर्थ वहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, रूढ़ि या प्रयोजन के कारण कोई दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए तो उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्ष्यार्थ का जो बोध कराती है ऐसी शब्द शक्ति को हम क्या कहेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। जैसे हमने कहा मोहन गधा है, तो अब यहाँ गधा तो क्या है, जानवर है, तो मोहन जानवर थोड़े ना है। तो गधा का मतलब क्या है कि गधा का जिस लिए जाना जाता है वो क्या है, मूर्खता के लिए जाना जाता है। तो यहाँ मोहन को मूर्ख कहा जाना है ना। तो यहाँ पे जो इसका सामान्य अर्थ है गधा का, वो ना लेकर के एक अन्य अर्थ लिया जाता है मूर्खता का, इसलिए यहाँ पे क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है। इसी तरह से देखिए, सिंह अखाड़े में उतरा, तो सिंह मतलब यहाँ शेर नहीं, यहाँ सिंह का मतलब है वीर पुरुष, वीर बच्चा, वीर बालक ना, उसको सिंह कहा गया है। तो वो अखाड़े में उतरा, तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरा अर्थ लिया जा रहा है, लोक प्रचलित अर्थ के अलावा एक अलग अर्थ लिया जा रहा है ना। इसी तरह से महाराष्ट्र साहसी है, तो महाराष्ट्र साहसी है का मतलब क्या है कि महाराष्ट्र का मतलब है महाराष्ट्र में निवास करने वाले जो है नागरिक, तो महाराष्ट्रवासी है। तो कहने का मतलब यह है कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, जब मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो और ऐसा होने पे कोई एक अन्य अर्थ लिया जाए तो वहाँ पे क्या कहेंगे, उसे लक्ष्यार्थ कहेंगे। और ये जो शब्द है जो इसका बोध कराता है उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, उसकी शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, एक रूढ़ा लक्षणा और एक होता है प्रयोजनवती लक्षणा। तो रूढ़ा लक्षणा क्या है, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा हो, यानी लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो और रूढ़ के आधार पर जो है लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, रूढ़ के आधार पे एक दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे पंजाब वीर है, तो पंजाब वीर है, यहाँ पंजाब का मतलब है कौन वीर है, पंजाब के निवासी, पंजाब के निवासियों के बारे में ये जाना जाता है कि वो वीर है। तो यहाँ पंजाब का मतलब क्या है, रूढ़ के कारण, ऐसा जो है पहले से रूढ़ी प्रचलित आ रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एक परंपरा प्रचलित आ रही है कि पंजाब के निवासी वीर होते हैं, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, रूढ़ा लक्षणा हो गया। प्रयोजनवती लक्षणा क्या है कि जब मुख्यार्थ में बाधा होने पर, यानी लोक प्रचलित अर्थ में बाधा होने पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब लक्ष्यार्थ का बोध किया जाता है तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती। मतलब वहाँ पे क्या है, लोक प्रचलित अर्थ जो है नहीं लिया जा सके, बल्कि प्रयोजन के कारण, यानी जो पहले से कोई हम चीज़ कहना चाहते हैं, हमारे पहले से निश्चित उद्देश्य के कारण कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है, तो वहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे मोहन गधा है, तो यहाँ पे मोहन गधा है, तो गधा का मतलब वही है कि हम एक मोहन को मूर्ख कहना चाहते हैं, तो इसलिए प्रयोजन के कारण जो है यहाँ पे अर्थ लिया जा रहा है। या मेरा पुत्र शेरों का शेर है, तो अपने पुत्र की विशेषता बताने के कारण हम प्रयोजन के कारण ऐसा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा है। या आंख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था, तो हड्डियों का ढांचा का मतलब क्या है कि हम उसको विशेष कमजोर कहना चाहते हैं, ठीक है, हम उसे बहुत वीक कहना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या कहा, हड्डियों का ढांचा। तो हम प्रयोजन के कारण ऐसा कह रहे हैं, इसलिए प्रयोजनवती लक्षणा है। देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ पे काम ना करे, एक तीसरी शक्ति आके काम करे, यानी कह सकते हैं कि जहाँ पे अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति असमर्थ होने पर एक जिस शब्द शक्ति से अभीष्ट अर्थ यानी व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति काम ना करे, वहाँ पे एक अलग ही शब्द का अर्थ निकाला जाए, वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण से समझेंगे कि गंगा में गाँव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा नदी है उसके बीच में गाँव बसा है। अब ये क्या है कि इसको जो भी लोग पढ़ेंगे या समझेंगे वो अपनी तरह से उसका अर्थ निकालेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि गांव गंगा के किनारे है, तो कुछ लोग कहेंगे कि गांव में गंगा जैसी पवित्रता और शुद्धता है। इसी तरह से उसका घर गंगा में है, तो मतलब हो सकता है कि उसका घर गंगा के किनारे है या उसके घर में गंगा जैसी पवित्रता या शुद्धता है। कहने का मतलब है व्यंजना शब्द शक्ति वो होती है जहाँ पे लोग पढ़कर या
सुन करके अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा लेते हैं तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक शाब्दिक व्यंजना, एक होती है अर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना मतलब जहाँ शब्द विशेष के कारण जो है व्यंजना शब्द शक्ति कार्य करे वहाँ शाब्दिक व्यंजना, और जहाँ शब्द के अर्थ के कारण हो, जैसे जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है और शब्द हटा लेने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। मतलब जब शब्द रहता है तब तो जो है क्या होगा कि व्यंग्यार्थ का बोध होगा, लेकिन शब्द जैसे ही हट जाएगा तो वो व्यंजना समाप्त हो जाएगी। जैसे हम कहेंगे कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घट एव वृषभानुजा वे अलहल के वीर, वे हल धर के वीर। इसका मतलब क्या हुआ, वृषभानुजा का मतलब दो चीज़ है, वृषभानु की जा यानी पुत्री कौन, राधा, और वृषभान का वृषभ का अनुज कौन, अनुजा, अनुजा कौन, गाय। उसी तरह हलधर के वीर तो कृष्ण बलराम के भाई, और हलधर के वीर यानी कौन, बैल। और कहने का मतलब ये है कि ये इस शब्द के कारण है। अगर इस शब्द के स्थान पे इसका जो है पर्यायवाची रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, वृषभानु और चिरजीवों के स्थान पे क्या रख दिया जाए, पर्यायवाची रख दिया जाए, तो क्या होगा कि ये जो इसकी व्यंजना शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो वहाँ पे शाब्दिक व्यंजना होती है, यानी जहाँ शब्द विशेष के कारण वाक्य में व्यंजनार्थ उत्पन्न हो वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है, और अगर उसका पर्यायवाची रख दिया जाएगा तो व्यंजना शब्द शक्ति समाप्त हो जाएगी। आगे देखें आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना क्या है, जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न हो के उसके अर्थ पर आधारित हो, यानी किसी का पर्यायवाची भी रख दें तब भी क्या होगा, उसकी व्यंजना शब्द शक्ति बरकरार रहे, तो वहाँ पे आर्थी व्यंजना होती है। तो जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है तब वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो यहाँ क्या है, यहाँ स्त्री की ममता और उसके त्याग की बात कही गई है, ममता और त्याग की बात। तो शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना और व्यंजना शब्द शक्ति आप समझ गए कि शब्द की वह शक्ति जहाँ पे अभिधा और लक्षणा काम करना बंद कर दें, वहाँ पे क्या हो, एक नई शक्ति काम करे, वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। या इस तरह से कह सकते हैं कि वह शब्द शक्ति जहाँ सुनने वाला या पढ़ने वाला अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा ले तो वहाँ पे क्या हो, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे हम कहें कि घंटी बज गई, तो घंटी बजने का मतलब बच्चों के लिए छुट्टी हो गई है ना, और किसी और के लिए क्या है कि दूसरे काम के लिए, प्राचार्य के लिए वो क्या है, दूसरे कामों की शुरुआत हो गई है घंटी बजने के बाद। इसी तरह से हम कहें कि 10 बज गया तो किसी के ऑफिस का समय हो गया, किसी का किसी और का समय हो गया, किसी के दूसरी चीज़ का समय हो गया। यानी कहने का मतलब है कि बात वही है लेकिन सब अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा रहे हैं, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो आपने शब्द शक्ति क्या देखा कि शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं, या शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जहां अभिधा से कोशगत अर्थ का बोध होता है, यानी पढ़ने और सुनने वाला एक निश्चित अर्थ लगा लेता है जो सर्वमान्य होता है, जो सब जानते हैं, वहाँ पे अभिधा होता है। और लक्षणा जहाँ पे मुख्यार्थ में बाधा होती है और उसके कारण जो है एक नया अर्थ वहाँ पे जन्म लेता है, वहाँ पे लक्षणा होता है। 2 होता है जब रूढ़ा लक्षणा यानी रूढ़ या परंपरा के आधार पे कोई शब्द का अर्थ जो है लगाया जाता है तो वहाँ पे रूढ़ा व्यंजना हुआ। जैसे हमने बताया पंजाब वीर है ना, या महाराष्ट्र साहसी है। और जब किसी प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ में बाधा हो और शब्द का दूसरा अर्थ लगा जाए तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होता है। और फिर हमने व्यंजना बताया कि जहाँ अभिधा और लक्षणा काम करना बंद कर दे, एक तीसरी शक्ति काम करे, या कोई ऐसा शब्द जिसका पढ़ने वाला सुनने वाला अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ लगाए, तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। वैसे प्रयोजनवती लक्षणा या शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना के भी अलग अलग इनकी कैटेगरी हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे यही इतना बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो या किसी में बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो तब आपको वो देखने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।